नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रिलेटेड है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का झूठा एफआईआर दर्ज कर दिया गया है तो आपके नौकरी पर उसका क्या असर पड़ेगा, या फिर आप ऑलरेडी नौकरी पेशा इंसान है और बाद में आपके ऊपर किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज कर दिया गया है और एक झूठा एफआईआर दर्ज कर दिया गया है तो वहां पे आपके नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। कोई स्टूडेंट है जो नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा है, या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट जिससे नौकरी अब लगने ही वाली है और उस नौकरी लगने से पहले तक जब उसने फॉर्म भरा था उस समय उसके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं था, लेकिन जब नौकरी लगने वाली है उस समय उसके ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया है। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ पे आपके नौकरी पर क्या असर पड़ेगा, इस चीज को आज वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन इस चीज को जानने के लिए हमको इस वीडियो को कुछ भाग में बांटना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे किस मामले के लिए कोई एफआईआर दर्ज किया जाता है, दूसरा ये जानेंगे कि एफआईआर दर्ज कैसे किया जाता है, तीसरा ये जानेंगे कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का झूठा एफआईआर दर्ज कर ही दिया गया है तो आप वहां पे कैसे बचेंगे और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उसके बाद चौथा जो पार्ट है उसमें हम लोग ये जानेंगे कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज कर दिया गया है तो वहां पे आपके नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं किस किस अपराध के लिए एफआईआर दर्ज किया जाता है। दोस्तों, कोई भी संज्ञेय या फिर जो संज्ञेय नहीं है उस अपराध के लिए भी मामला दर्ज किया जा सकता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जैसे कि छोटे मोटे मामले हो, जिससे किसी को आपने लपड़ मार दिया, गाली गलौज कर दिया या फिर पिटाई कर दी किसी को, वो छोटे मोटे मामले हैं तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो संज्ञेय अपराध होते हैं, जैसे किसी को आपने महाजान से मारने की कोशिश करी, या फिर चोरी चपाटी कर ली, या फिर किसी के साथ रेप करने की कोशिश करी, तो ऐसे मामले जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं और यहाँ पे पुलिस विदाउट वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आपको पुलिस से आप ये सवाल भी कर सकते हो कि आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए वारंट लाए हो या फिर नहीं लाए हो। लेकिन यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा, वहां पुलिस बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो आप समझ गए हो किस किस चीज के लिए अपराध के लिए एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी मामला होता है कि अपराध तो सत्य है लेकिन पुलिस जो है मामला दर्ज करना नहीं चाहती है। तो वैसी परिस्थिति में क्या किया जाए। सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे। अगर पुलिस अपराध का मामला दर्ज नहीं करती है तो आप जो उससे सीनियर किसी भी अधिकारी के पास जा सकते हैं, जैसे डीएसपी हो गए। डीएसपी शायद आपकी समस्याओं को सुन के और थाना को निर्देश देंगे कि आप इसका एफआईआर दर्ज कर लो। इसके बावजूद अगर वो नहीं करते हैं तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं, एसपी के पास, और वहां आप उनको कह सकते हैं कि ऐसा मामला मैंने थाना में जाके एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया। अगर एसपी भी इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, कोर्ट मजिस्ट्रेट जैसे सीजीएम हो गए या फिर जेएम फर्स्ट क्लास जो कोर्ट में सिविल कोर्ट्स में होते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। धारा 156 सब क्लोज 3 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट साहब हैं आपका एफआईआर दर्ज भी कर लेगी और थाना को निर्देश देगी कि आप इस एफआईआर का अनुसंधान करो। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका, क्योंकि आपका एफआईआर थाना में दर्ज नहीं किया है और पुलिस पर भी एक्शन लेना चाहते हैं, तो आप सीआरपीसी की धारा 166A के तहत आप पुलिस पर भी मामला दर्ज करा सकते हैं और ये मामला आपको मजिस्ट्रेट साहब ही लिख कर वहां पे दे देंगे। तो ये तो बात हुई कि थाना में एफआईआर करने का तरीका क्या है। अगर थाना वाला नहीं करता है तो कहां कहां पे आप जा सकते हैं। अब रही बात कि अगर किसी भी प्रकार का झूठा एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, अगर झूठा एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और आप उस अपराध में संलिप्त नहीं थे तो सबसे पहले तो आपको अपना बचाव के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा मुकदमा कर दिया गया है जो संज्ञेय अपराध है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे चोरी हो गया, रेप का मैटर हो गया, या फिर कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का मैटर हो गया, तो इस प्रकार का मामला अगर आपके ऊपर दर्ज है तो वहां सबसे पहले आपको यह काम करना है कि आप खुद से किसी भी अधिकारी के पास ना जाएं। लेकिन आपको यहां अपने आप को साबित भी करना है कि उस मामले में आप वहां पे नहीं थे। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है, अगर आप चाहते हैं कि उस प्रूफ को आप दिखाना चाहे तो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर किसी और जगह का टिकट हो या किसी होटल में आप ठहरे हो या किसी भी प्रकार का अगर आपके पास सबूत है तो वहां आप उस चीज को डायरेक्ट आप डीएसपी के पास या एसपी के पास जा सकते हैं, वो आपके मामले को देख सकते हैं।
अगर आप उस चीज को प्रूफ करने में सक्षम हुए तो, क्योंकि मामला यहाँ संगीन है। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे, हो सकता है पुलिस आपको डायरेक्ट पकड़ के अंदर डाल दे। लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाना है, किसी रिश्तेदार को भेजना है, अपने पिताजी को, चाचा जी को, भाई को, किसी को भेज के आप इस चीज को सबूत वहां आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीएसपी को दिखाएं कि अपराध के वक्त वहां पे वो नहीं थे। हो सकता है सुपरविजन करके आपका मामला को वहां पे खत्म कर दिया जाएगा और जो संज्ञेय अपराध का मामला आपके ऊपर दर्ज है, चार्जशीट में उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीएसपी या फिर थानेदार, कोई भी किसी भी प्रकार के अधिकारी अगर आप संज्ञान नहीं लेते हैं, तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जेल में बंद ना हो सकता है कि आप जेल के अंदर भी डाल दिए जाओ। इसलिए यहाँ एंटीसिपेटरी बेल की व्यवस्था कर दी गई है, जिसको कहते हैं पूर्व जमानत। पूर्व जमानत लेकर भी आप अपने आपको प्रूफ कर सकते हैं कि आपने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। एंटीसिपेटरी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के यहाँ फाइल होता है, जिसको पूर्व जमानत कहते हैं। आप वहां से अग्रिम जमानत लेकर और इसके बाद अपने मजिस्ट्रेट के पास, जहां पे वो मामला दर्ज है, मजिस्ट्रेट के पास जाके बेल ग्रांट कर सकते हैं और अपने आप को साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा कर सकते हैं और ट्रायल पीरियड में अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक कि आपके ऊपर मामला दर्ज है तो आप अगर बेल की छूट रही है तो आपके ऊपर सारा अपराध खत्म हो गया है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। आप जान रहे हैं कि आपके ऊपर झूठा अपराध का मामला दर्ज किया जा चुका है और आप चाहते हैं कि इस चीज को आप रद्द कराना, क्वेश्चन कराना, तो आप हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। हाईकोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला है और झूठे अपराध के लिए आप क्वेश्चन का मैटर भी फाइल कर सकते हैं। झूठे एफआईआर के क्वेश्चन के लिए सीआरपीसी की धारा 482 आपके लिए उपलब्ध है और 482 के अंतर्गत आप क्वेश्चन का मामला दर्ज करा सकते हैं। हाईकोर्ट जो है इस पर संज्ञान लेती है। अगर आप वहां निर्दोष हैं तो जिसने भी आपके ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज कराया है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है और आपका ऊपर जो झूठे अपराध का मामला है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि पुलिस अधिकारी अगर अपराध के लिए मामला दर्ज नहीं करे तो क्या कर सकते हैं। अगर आप के ऊपर किसी प्रकार संज्ञेय अपराध हो गया है तो वहां आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं तो वहां क्या करेंगे। तो यहाँ रेगुलर बेल की भी व्यवस्था है। ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है क्योंकि आप जेल के अंदर होते हैं और रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करते हैं। हो सकता है आपको लोअर कोर्ट में आपको बेल ना मिले, लेकिन अपर कोर्ट में आपको बेल मिल सकता है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि ये मैटर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट का रास्ता आपके लिए क्लियर है। इसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन मामला यहाँ संज्ञेय अपराध का हो तब ही वहां जाने का आपको मौका मिलेगा, नहीं तो सारा मामला जो है लोअर कोर्ट में ही खत्म कर दिया जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। क्योंकि ये छोटे मोटे मामले होते हैं और जो मजिस्ट्रेट साहब हैं इसके यहाँ आपको आसानी से बेल मिल सकता है। डायरेक्ट सरेंडर करके भी आपको बेल मिल सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का झूठा मामला दर्ज कर दिया गया है तो आपके नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप नौकरी पेशा इंसान हो और आपके ऊपर संज्ञान ले लिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबे, चोरी का या भी किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, तो वहां आपको सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, सिर्फ आपकी सैलरी की कटौती कर दी जाएगी, आधी सैलरी आपको मिलेगी और आपको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए सस्पेंड किया जाता है कि आप अपने पद का गलत फायदा ना उठाओ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे सरकारी पेशा लोग होते हैं जो अपने ओहदे का गलत फायदा उठाते हैं। अगर वो नौकरी में रहेंगे तो गलत फायदा उठा सकते हैं, किसी भी अधिकारी को धमका सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको, जरूरी नहीं है कि आपको आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज है तो आपको सस्पेंड कर ही दिया जाएगा। किया जा सकता है, ये मैं बोल रहा हूं। अगर आपको कर दिया गया है तो सिर्फ सैलरी आधी होगी, सस्पेंशन होगा, नौकरी खत्म नहीं होगी। लेकिन यही अपराध अगर आपका सिद्ध हो जाता है लोअर कोर्ट में कि आप, तो आपके नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। लोअर कोर्ट में अगर आप दोषी सिद्ध कर दिए गए तो वहां पे क्या होगा। लोअर कोर्ट में अगर दोषी सिद्ध कर दिए गए हो
तो भी आप यहाँ पे निर्दोष के रूप में ही ट्रीट किए जाओगे जब तक अगर आपने अपील कर लिया है। तो अगर लोअर कोर्ट का मामला आपने अपीलेट कोर्ट में लेके चले गए हैं तो भी आपका सस्पेंशन ही रहेगा और हो सकता है आपको नौकरी में वापस भी ले लिया जाए जब तक कि आपका मामला खत्म न हो। यही अगर हाई कोर्ट में भी आपके ऊपर दोष सिद्ध कर दिया गया है या फिर सुप्रीम कोर्ट में आपके ऊपर दोष सिद्ध कर दी तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अब रही बात कि अगर कोई स्टूडेंट है वो फॉर्म भर रहा है, उसके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक मामला है तो वहां पे क्या करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है और वहां ऐसा कोई कॉलम है जिसमें कि ये मैटर लिखा है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज है कि नहीं दर्ज है, तो बेफिक्र होकर उस कॉलम को आप भर दें और उस केस का डिटेल डाल दें। आपकी नौकरी पर कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब रही बात, आपने फॉर्म भर दिया, एग्जामिनेशन पास कर लिया, नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, तो फिर आपके ऊपर उस वक्त किसी भी प्रकार का एफआईआर दर्ज कर दिया गया तो क्या होगा, क्योंकि आपने पहले किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन फॉर्म भरते समय या एग्जामिनेशन के समय आपने नहीं दिया है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे। दोस्तों, नौकरी ज्वाइन करने से पहले एक हलफनामा दिया जाता है, वहां पे सारे डिटेल को भरना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और आपके स्टेट में कि आपके ऊपर पुलिस का सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का मामला दर्ज है कि नहीं दर्ज है। वहां पे आप बेझिझक होके अगर आपके पास किसी प्रकार का मामला दर्ज है तो उस चीज को वहां पे लिख सकते हो, तो भी आपकी नौकरी पर कोई नहीं असर पड़ेगा जब तक कि आपका जो अपराध है सिद्ध ना हो जाए। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जो आपके लिए और आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भारत, जय हिंद।